हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया क्लास 8 का वो टॉपिक लेकर के जो मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए छोड़ा था। और वो टॉपिक था कंबशन एंड फ्लेम। छठा चैप्टर है आपका। तो देखिए, हम लोग पिछले टॉपिक में बात किए थे कि बिना एयर के सप्लाई के कंबशन नहीं हो सकता है। यही मेरा मेन थीम था पिछले वीडियो का। मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल मैंने कुछ दिया था। कैंडल को हमने गैस जार के ऊपर रख करके देखा था, कैंडल के ऊपर गैस जार रख करके देखा था। तो मैंने हम लोगों ने ये पता किया कि कैंडल बुझ जाता है। हमने आपको ये भी बताया था कि यू कैन यूज़ ब्लैंकेट। आप ब्लैंकेट का यूज़ कर सकते हो आग को बुझाने में, खासकर किसी पर्टिकुलर पर्सन को आग लग गया है या फिर छोटे स्तर पे कोई आग लगा हुआ है जिसको ब्लैंकेट से कवर किया जा सकता है टू प्रिवेंट द सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन और एयर के सप्लाई को हम रोक करके और आग को बुझा लेते हैं। ओके, आज हमारा जो मेन थीम होगा इस वीडियो का वो होगा इग्निशन टेम्परेचर से रिलेटेड, क्योंकि फायर को बुझाने में इग्निशन टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, किसी भी फायर को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो उस फायर के बारे में सब चीज जानना पड़ेगा आपको। तो वही बात हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे इग्निशन टेम्परेचर का। ओके, तो मेरा टॉपिक क्या रहेगा? इग्निशन टेम्परेचर। देखो, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई ऑब्जेक्ट कंबशन शुरू करता है। द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय a substance to start combustion। ओके, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? बर्निंग, है ना? ओके, तो ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे कोई सबस्टांस जो होता है वो बर्निंग शुरू करता है। ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। देखो, इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप खुद समझो इसको। मान लो एक हम पॉट ले लेते हैं, 2 पॉट ले लेते हैं। ओके, और इस पॉट में हम केरोसिन रख देते हैं। क्या रख देते हैं भाई? क्या है? केरोसिन ऑयल है। ओके, और इस पॉट में हम क्या रख देते हैं? तो पेट्रोल रख देते हैं। ओके, एक और पॉट ले लेते हैं और इस पॉट में हम क्या रख देते हैं भाई? इसमें देखो, तीनों में हम लिक्विड फ्यूल रख रहे हैं। इसमें हम रख देते हैं कोई ऑयल, मतलब वेजिटेबल ऑयल रख देते हैं। ओके, जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, जब आप तीनों को क्या करो? हीट प्रोवाइड करो। तो तीनों को जब आप हीट प्रोवाइड करोगे ना, तो देखो कि सबसे पहले क्या होगा? इसमें फायर कैच हो जाएगा, मतलब बहुत तेजी से आग पकड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद किसमें पकड़ेगा? केरोसिन। और सबसे कम जो होगा किसमें पकड़ेगा? वेजिटेबल ऑयल में। आप देखते होंगे कभी कभी खाना बनाने के समय में अगर वेजिटेबल ऑयल को आप कढ़ाई में रख दो और बहुत लंबे समय तक उसको हीट प्रोवाइड करो, तो क्या पाओगे? वेजिटेबल ऑयल फायर कैच कर लेता है ना? क्यों? क्योंकि उसने अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लिया है। बिना इग्निशन टेम्परेचर का कोई भी चीज जल नहीं सकता है। इग्निशन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और एक अच्छा फ्यूल उसी को माना जाता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो? रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो। जैसे ये सब जितना भी फ्यूल हमने बताया, देखो फ्यूल के रूप में वेजिटेबल ऑयल तो बहुत कम यूज किया जाता है। फ्यूल के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं? केरोसिन को और पेट्रोल को। तो क्यों ऐसा यूज करते हैं? क्योंकि केरोसिन और पेट्रोल जो होता है ना, ये रूम टेम्परेचर पे फायर कैच नहीं करता। अगर कोई ऐसे फ्यूल को आप लेते हो जो रूम टेम्परेचर पे फायर कैच करता है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। आप कहीं भी उसको स्टोर नहीं रख सकते हो, स्टोर करोगे फायर कैच कर लेगा, है ना? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, है ना? तो इग्निशन टेम्परेचर के सिस्टम को समझ करके हम 2 चीज समझ सकते हैं कि हम किसी भी फ्यूल को कैसे यूज करेंगे, और दूसरा चीज हम लोग समझ सकते हैं कि हम फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है।
तो इसको हम लोग एक्टिविटीज के थ्रू देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर आप समझ गए होंगे, इसको आपने एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक एक्टिविटी के द्वारा हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं कि इग्निशन टेम्परेचर का क्या रोल होता है और साथ में एयर का क्या रोल होता है, दोनों को एक साथ। एक्टिविटीज नंबर है वो 6.3 है ना, आपके एनसीईआरटी में 6.3 एक्टिविटी बताया गया है। उसमें बताया गया है क्या कि आप एक तवा ले लो इस तरह से और तवा के ऊपर में रख दो चारकोल, कुछ चारकोल आप तवा के ऊपर में ऐसे करके रख दो। ओके, ये सब चारकोल है और इसको आप हीट करना शुरू करो। क्या करो? हीट करो। और हीट करने के बाद देखो कि ये चारकोल जो होगा विदाउट फ्लेम जलेगा। क्या होगा? विदाउट फ्लेम जलेगा। इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूं, ऐसे फ्लेम के बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि एक्चुअली में कोई भी सबस्टांस कंबशन करता है ना, मैं बता रहा हूं कंबस्टिबल मैटर जो होता है वो जब कंबशन करेगा तो ये कंबशन का दो कैटेगरीज होता है, टू टाइप का कंबशन करता है। एक करेगा विथ फ्लेम, क्या करेगा? विथ फ्लेम, और एक करेगा क्या? विदाउट फ्लेम, मतलब फ्लेम पैदा नहीं करेगा वो। जनरली ऐसा कहा जाता है कि विथ फ्लेम वो करता है जिसमें गैसियस सबस्टांस हो। ये क्या कंसिस्ट करेगा? ये गैसियस फ्यूल कंसिस्ट करता है। विथ फ्लेम वाला जो होता है वो गैसियस फ्यूल कंसिस्ट करता है, और विदाउट फ्लेम वाला जो होता है ना, इसमें नो गैसियस फ्यूल, इसमें गैसियस फ्यूल नहीं होता है। ओके, तो चारकोल भी विदाउट फ्लेम के साथ जलेगा, है ना, चारकोल विदाउट फ्लेम के साथ जलेगा। और इसके ऊपर आप फिर क्या कर दो, जब जलने लगे तो इसके ऊपर गैस जार रख दो, तो आप क्या पाओगे? देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि अगर चारकोल के पीसेस को आप एयर में रखते हो तो ये अपने आप जलना नहीं शुरू हो जाता है, ये खुद से नहीं जलेगा। या फिर थोड़ा बहुत माचिस की तीली लगा दोगे तो नहीं जलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है थोड़ा हाई है ना। मैं इसको और भी एग्जांपल के करके बात कर लूंगा। इसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा हाई है, हमने जब थोड़ी देर तक इसको हीट किया ये फायर कैच कर लेगा और जलना शुरू हो जाएगा विदाउट फ्लेम, क्योंकि इससे गैसियस सबस्टांस पैदा नहीं होता है, खुद जलता है विद द हेल्प ऑफ एयर और ऑक्सीजन सप्लाई। हमने क्या किया? ऊपर से लगा दिया गैस जार। क्या कर दिया? ऊपर से गैस जार लगा दिया है। अब गैस जार लगा दिया तो एयर का सप्लाई बंद हो गया ना। तो जब एयर का सप्लाई बंद हो गया तो अभी मैंने बात किया ना कि विदाउट एयर कंबशन पॉसिबल नहीं है। आप देखोगे क्या कि थोड़ी देर में इसका जो फायर कैच किया हुआ था ना, ये फायर कैच किया हुआ बुझ जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट पता चला। इग्निशन टेम्परेचर क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ हीट, देन इट स्टार्ट कंबशन। दूसरा बात क्या पता चला? एयर का सप्लाई होना बहुत जरूरी है, बिना एयर के सप्लाई के ये जलेगा नहीं। ओके, क्लियर है बात? आगे मैं इग्निशन टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ और भी बात बता दूं, ये मैं मिटा रहा हूं। ओके, अब देखिए इग्निशन टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ और हम लोग जनरल लाइफ में बात करते हैं। मान लो आप लकड़ी का एक ब्लॉक ले लो, ये लकड़ी का एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है। ये क्या है? वुडन ब्लॉक है। ओके, और आप एक पेपर ले लो, ये क्या है? पेपर है। देन यू विल प्रोवाइड व्हाट? मैच स्टिक। आप बर्निंग मैच स्टिक ले जाओ, बर्निंग मैच स्टिक ले जाओ दोनों में। आप क्या पाओगे? जब बर्निंग मैच स्टिक ले जाओगे तो देखोगे नॉट कैच फायर,
है ना। एक वुडन ब्लॉक जो होगा ना वो बर्निंग मैच स्टिक से फायर कैच नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वुडन ब्लॉक का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, उतने टेम्परेचर को एक बर्निंग मैच स्टिक प्रोवाइड नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं पे जब आप पेपर के ऊपर इस्तेमाल करोगे देखोगे क्या, कैच फायर, ये फायर कैच कर लेगा। क्यों? क्योंकि वुडन मैच स्टिक से इतना अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है ना, मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक से इतना अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है जो इस पेपर के इग्निशन टेम्परेचर को ब्रेक करने के लिए काफी है। मतलब आप आसानी से इस पेपर के इग्निशन टेम्परेचर को गेन कर सकते हो वुडन मैच स्टिक से। ओके, और पेपर जलने लगेगा लेकिन क्या होगा, वुडन ब्लॉक नहीं जलेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये हमने एक एक्टिविटी दिखाया, एक और एक्टिविटी दिखाते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए आपको क्या करना है ना, पेपर कप ले लेना है। पेपर कप समझ रहे हो आप, चाय वगैरह के लिए आते हैं ना छोटी प्याली, पेपर कप ले लेना है। 2 पेपर कप आप ले लो। ओके, ये भी एक पेपर कप है। दिस इज पेपर कप 1 एंड दिस इज पेपर कप 2। अब आप क्या करो ना, इस पेपर में आप डाल दो सम अमाउंट ऑफ वाटर। मान लो आपने 20 ml वाटर डाल दिया, 20 ml वाटर डाल दिया आपने। ओके, और ये ब्लैंक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। नाउ यू विल प्रोवाइड हीट टू बोथ ऑफ देम। आप इसको क्या करो, हीट प्रोवाइड करो। आप इसको हीट प्रोवाइड करो। आप पाओगे कि ये वुडन के जो पेपर कप है ना, ये पेपर कप क्या करेगा, फायर कैच कर लेगा। ये पेपर कप फायर कैच कर लेगा, जबकि ये पेपर कप फायर कैच नहीं करेगा। नो फायर, नो कैच फायर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे ना इस पेपर कप को, पेपर कप 2 को, दैट हीट इज गेन्ड बाई दिस वाटर। द हीट provided by you gain by water in cup, है ना। जो कप के अंदर वाटर आपने रखा है ना, उस हीट को उस वाटर ले रहा है, जिसकी वजह से ये अपना इग्निशन टेम्परेचर कैच नहीं करेगा। दस नो कैच इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कैच नहीं करेगा। जबकि इसमें ऐसा कुछ सिचुएशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। फायर जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो देयर आर नो एनी सबस्टेंस टू कैच, टू कंट्रोल द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट पेपर कप। तो पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर जो होगा वो एज इट इज रह जाएगा और वो क्या होगा, फायर कैच कर लेगा। तो ये भी एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि फायर कैच कैसे करता है और नहीं करता है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैं आपको बता रहा हूं, वो एक्टिविटी नहीं, वो टॉपिक है, वो होगा क्या, मैच स्टिक के बारे में, कि मैच स्टिक आखिर कैसे काम करता है। आज हम लोग जरा ये देख लें। देखिए मैच स्टिक, ऐसा माना जाता है कि मैच स्टिक का जो कॉन्सेप्ट है ना वो लगभग 5000 ईयर्स बैक का है। ये कॉन्सेप्ट 5000 ईयर्स बैक का है। इजिप्ट में इसका स्टार्टिंग किया गया था। 5000 ईयर्स बैक में क्या किया जाता था कि एक्चुअली में जो वुड की यूज किया जाता था, एक वुड यूज किया जाता था, दैट इज पाइन वुड। और इस पाइन वुड को क्या करते थे ना, इसके टिप ऑफ पाइन वुड जो था, इसको इमर्स कर दिया जाता था व्हाइट फास्फोरस में। ओके, और तब इसका यूज किया जाता था फॉर प्रोड्यूसिंग फायर।
पाइन वुड का यूज किया जाता था। पाइन वुड जो है ना, जैसे मान लो ये पाइन वुड है, तो पाइन वुड के टिप पे व्हाइट फास्फोरस लगा दिया जाता था। क्या लगा दिया जाता था? व्हाइट फास्फोरस। और इसका यूज किया जाता था तब फॉर फायर के लिए यूज किया जाता था। ओके, तो ये काम स्टार्ट किया गया था इजिप्टियन सभ्यता में लगभग 5000 ईयर्स बैक। बाद में उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया। मॉडर्न व्यू की बात मैं कर रहा हूं। मॉडर्न व्यू कहने का मतलब अभी का व्यू नहीं है, इसके बाद का मतलब मैं बात कर रहा हूं 200 ईयर्स बैक का। मैं बात करने जा रहा हूं 200 साल पहले का। 200 ईयर्स बैक जो था ना, इसका स्वरूप थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। क्या चेंजेस था? तो वुडन पीस तो यूज किया ही जाता था, वुडन पीस तो यूज किया ही जाता था। और उस वुडन पीस में देखिए क्या यूज किया जाता था, जो केमिकल सब्सटेंस इसमें यूज किया जाता था, केमिकल्स जो यूज किया जाता था, वो केमिकल आपका था एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। पोटासियम क्लोरेट। ओके, और व्हाइट फास्फोरस। लगभग आज से 200 साल पहले ये 3 टाइप के केमिकल्स का यूज किया जाता था वुडन पीस के ऊपर, और इसको रब किया जाता था रफ सरफेस से। रब विथ रफ सरफेस। रफ सरफेस से इसको रब किया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था? फ्रिक्शन होता था, फ्रिक्शन से हीट होता था, और हीट से इनिशियल टेम्परेचर कैच करता था। कौन सा मैटर? पोटासियम क्लोराइड। पहले तो व्हाइट फास्फोरस हीट होने के बाद क्या होता था? इग्निट हो जाता था, इनिशियल टेम्परेचर आता था उसमें, और उसकी वजह से ये दोनों सब्सटेंस जलना शुरू हो जाता था। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था आज से 200 साल पहले। अब मॉडर्न व्यू को अगर हम लोग देखते हैं, अब देखो मॉडर्न व्यू में क्या था ना, एक्चुअली में ये व्हाइट फास्फोरस जो था ना, ये डेंजरस माना जाता है, ये पॉइजनस सब्सटेंस है। ये क्या है? पॉइजन है, पॉइजनस सब्सटेंस है। जलने पर क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता था, चाहे जो लोग बनाते थे मैच स्टिक उनके लिए भी, और जो लोग यूज करते थे उनके लिए भी। तो आज अभी जो आप बात कर रहे हैं, अब हम लोग मॉडर्न व्यू देखें तो मॉडर्न व्यू कुछ और है, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ये सारे चीज का मैटर, ये सारा चीज आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडर्न व्यू का, जो अभी का व्यू है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। अब देखिए मॉडर्न व्यू में क्या चेंज किया गया। अभी का जो मैच स्टिक है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मतलब मॉडर्न मैच स्टिक की बात हो रही है। ओके, अब देखिए मॉडर्न मैच स्टिक में ये सारी चीजों को शामिल किया गया। मतलब क्या? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड अभी भी होता है। ओके, देखो आप पता चल जाएगा आपको कि क्या चेंजेस हुआ है। पोटासियम क्लोरेट अभी भी यूज किया जाता है। पोटासियम क्लोरेट अभी भी यूज करते हैं हम लोग। व्हाइट फास्फोरस यूज नहीं किया जाता, अब रेड फास्फोरस यूज किया जाता है। लेकिन उसके पहले एक और चीज यूज किया जाता है, दैट इज ग्लास। ग्लास पे पाउडर कर सकते हैं हम, ग्लास पाउडर यूज किया जाता है। और साथ में व्हाइट फास्फोरस के बदले में रेड फास्फोरस यूज किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा कम डेंजरस है। ये थोड़ा कम डेंजरस है, इसीलिए रेड फास्फोरस यूज करते हैं। प्रोसेस क्या है? देखो प्रोसेस वही है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या काउज करता है? फ्रिक्शन काउज हीट। फ्रिक्शन जो है वो हीट काउज करता है ना। तो फ्रिक्शन यूज किया जाता है। फ्रिक्शन के लिए रफ सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको
रफ सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं उसको कि ये करते हैं, रफ सरफेस के ऊपर उसको ये रगड़ते हैं। तो रफ सरफेस पे रगड़ने के बाद क्या हो जाता है हमारा कि हीट काउज होता है, और उस हीट के वजह से रेड फास्फोरस जो है ना ये कन्वर्ट कर जाता है व्हाइट फास्फोरस में। हीट के वजह से रेड फास्फोरस किस में कन्वर्ट कर जाता है, तो व्हाइट फास्फोरस। जब आप रेड फास्फोरस को फ्रिक्शन के द्वारा हीट प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट कर जाता है। और ये व्हाइट फास्फोरस जो होता है ना ये इग्निट करता है किसको, पोटासियम क्लोरेट को। इसमें क्या काउज कर देगा, इग्निशन। और पोटासियम क्लोरेट जब इग्निट कर जाता है तो ये एंटीमनी जो है ना वो फायर कैच कर लेता है, और इस तरह से मैच स्टिक जो होता है वो जलना शुरू हो जाता है। एक बार फिर से समझ लो, अभी का जो मैच स्टिक है उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटासियम क्लोरेट होता है, ग्लास पाउडर्ड होता है, रेड फास्फोरस होता है। पहले व्हाइट फास्फोरस यूज किया जाता था जो पॉइजनस होता था, डेंजरस माना जाता था बनाने वाले के लिए भी और यूज करने वाले के लिए भी। ओके, रेड फास्फोरस लेस डेंजरस है। जब आप एक मैच स्टिक को रफ सरफेस के ऊपर रब करते हो तो ये क्या होता है, अच्छा ग्लास पाउडर भी उसको थोड़ा सा ये बना देता है, रफ बना देता है। तो रफ सरफेस में रब करने से क्या होता है, फ्रिक्शन काउज होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होता है, और इस हीट के वजह से व्हाइट फास्फोरस जलना शुरू हो जाता है, रिएक्ट करता है वो। और व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट किससे करता है, पोटासियम क्लोरेट से। व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन किससे होता है, पोटासियम क्लोरेट से। और पोटासियम क्लोरेट से रिएक्ट करके क्या होता है, वो इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेता है, हीट हॉट हो जाता है ना। क्योंकि व्हाइट फास्फोरस जब ये कन्वर्ट करता है ना तो ये हीट हो जाता है, और हीट होकर के क्या होता है, एंटीमनी में फायर कैच करवा देता है। तो इस तरह से मैच स्टिक आपका जलना शुरू हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है मैच स्टिक का। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इग्निशन टेम्परेचर का क्या एप्लीकेशन है, हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने जनरल लाइफ में। तो मैंने बताया ना, सबसे पहला एप्लीकेशन है कि आप फ्यूल का फॉर्मेशन इग्निशन टेम्परेचर के हिसाब से कर सकते हो। आप ऐसे फ्यूल को प्रेफर कीजिए जिसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू एक्सटिंग्विश फायर। फायर के एक्सटिंग्विश में इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन माना जाता है। जनरली आप देखते होंगे कि अगर मान लो कहीं पे आग लगता है तो उसमें पानी डाला जाता है। क्यों भाई, वाटर डालने का पर्पस यही होता है ना। आप देखते होंगे जो फायर स्टेशन वाले लोग जो आते हैं, फायर जो एक्सटिंग्विश करने वाले लोग जो आते हैं, उनके पास काफ़ी मोटा मोटा फव्वारा होता है पानी का। क्यों, क्योंकि पानी जो होता है ना, वाटर जो होता है उसकी हीट को गेन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब वाटर स्प्रेड करते हैं उस प्रॉपर एरिया में तो वाटर के स्प्रेडिंग की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। जैसे एक मैच स्टिक की ही बात करें, मैच स्टिक को आप पानी में डाल करके पानी से भिगा दो, या देखते हुए बरसात में मैच स्टिक आपका जल्दी जलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, वो मॉइस्चर गेन कर लेता है अपने एटमॉस्फेयर से। तो वाटर का रोल क्या है, टू राइज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टेबल मटेरियल। स्पेशली वो कंबस्टेबल मटेरियल क्या होना चाहिए, गैसियस नहीं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि गैस से जो आग लगी हुई होती है उसको आप वाटर के थ्रू बुझा नहीं सकते। बिजली से जो आग लगी हुई है उसको वाटर के थ्रू कभी भी नहीं बुझाना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि गैस जो होता है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। आप वाटर सप्लाई दोगे, गैस ऊपर जल रहा है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको। उसी तरह से अगर मान लो कोई मटेरियल जो है वो बिजली से आग लगी है, वहां पे पानी डालिएगा तो आप समझ रहे हैं कितना घातक हो सकता है आपके लिए। क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको। ओके, तो ये प्रोसेस होता है। तो मैंने बताया अभी आपको क्या कि इग्निशन टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ही हम लोग किसी भी कंबस्टेबल मटेरियल के ऊपर वाटर का सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाए। और इग्निशन टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जलेगा नहीं, ठीक ना। जनरली आप देखिएगा फॉरेस्ट फायर जो होता है, देखिएगा क्या होता है कि जंगल वगैरह में जो आग लगती है उसमें क्या होता है कि बहुत गर्मी है, काफ़ी हॉट वेदर है, और उस हॉट वेदर में क्या हुआ भाई कि
हवा चल रही है, हवा चलने से क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है, डाली जो होती है, पेड़ पौधे की जो डाली होती है उसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से जो सूखी पत्तियां हैं वो इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेता है, और इग्निशन टेम्परेचर गेन करने की वजह से क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हेलीकॉप्टर से या फिर हवाई जहाज से वाटर का बहुत बड़ा फव्वारा डाला जाता है, वाटर उसके ऊपर सप्लाई कर दिया जाता है, वाटर का स्प्रेडिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर का स्प्रेडिंग करने से क्या होता है, जो लकड़ियां हैं, जो अगल बगल जो चीज़ें जल रही हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसका यूज़ किया जा सकता है, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब फायर को स्टॉप कर सकते हैं हम लोग। ओके, समझ में आ गई होगी बात। एक और मैं बात बता दूं आपको, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं आज। वो तो आप समझ गए होंगे कि वाटर से आप कैसे फायर को ये कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। जो केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, देखिए केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर क्या चीज होता है। एक्चुअली में इसमें हम लोग केमिकल यूज करते हैं, और केमिकल क्या हो सकता है, केमिकल हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटासियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट। देखो ये दो केमिकल मेन रूप से यूज किया जाता है इसमें। अब सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटासियम बाइकार्बोनेट का यूज क्या है भाई, तो ये दोनों केमिकल जो होता है ना, या तो ये या ये दोनों केमिकल को रिएक्ट करवाया जाता है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे करवाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड से। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और पोटासियम बाइकार्बोनेट होता है KHCO3। ये दोनों केमिकल हैं और इस केमिकल का यूज किया जाता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें डबल कंटेनर डाला हुआ रहता है, डबल कंटेनर टाइप का सिस्टम होता है, और ये डबल कंटेनर का सिंगल स्टॉपर होता है, मतलब एक ही स्टॉपर होता है इस तरह से। ये डबल कंटेनर है ना, इसका एक ही स्टॉपर इस तरह से नॉब स्टॉपर लगा हुआ रहता है दोनों के बीच में। तो इसमें मान लो हो गया क्या भाई, तो या तो NaHCO3 हो गया या फिर हो गया KHCO3, और इसमें हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ओके, तो ये यूज किया जाता है। अब ये NaHCO3 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके देखिए क्या बनाएगा भाई, तो NaHCO3 जो है वो H2SO4 से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके देखिए क्या बनाता है, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। देखिए ये तीन प्रोडक्ट देता है। अगर आप पोटासियम वाला यूज करोगे ना, पोटासियम बाइकार्बोनेट यूज करोगे तो क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। देखिए ये प्रोडक्ट आता है जब ये रिएक्शन होता है, और यहाँ पे Na2SO4 वाटर के साथ मिलकर के मतलब झाग टाइप का बनाता है ना, फॉग टाइप का प्रोड्यूस करता है, झाग बनाता है एक्चुअली में। और ये जो झाग है ना वो स्प्रेड कर जाएगा उस एरिया में जहाँ पे आग लगी हुई है। जब आप इसका यूज करोगे ना फायर एक्सटिंग्विशर का, तो जहाँ पे आग लगी हुई है ना वहाँ पे ये स्प्रेड कर जाएगा। तो स्प्रेड कर जाएगा तो फर्स्ट पे जो आग लगी हुई है, वो कोई सब्सटेंस के ऊपर जो आग लगी हुई है उसका कनेक्शन तोड़ देता है ये ऑक्सीजन के साथ। ये जो इसका फॉग प्रोड्यूस होता है, इसका जो झाग जो प्रोड्यूस होता है, उस झाग का क्या करता है, ये स्प्रेड कर जाता है उस एरिया में जहाँ पे आग लगी है, और वहाँ पे ऑक्सीजन के कनेक्शन को, एयर के सप्लाई को वहाँ पे एक बैरियर टाइप का काम कर देता है, मतलब एक कह सकते हैं लेयरिंग कर देता है एयर और उस मैटर के बीच में। तो इससे ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है, उस एरिया में आग लगी हुई जो बुझ जाएगी। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हवा में लगी हुई आग को बुझाता है। गैस से अगर मान लो LPG से आग लगा है तो हवा में जो आग लगी हुई है ना, उस आग को बुझाने का काम कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कॉन्सेप्ट है एक फायर एक्सटिंग्विशर का।
एक फायर एक्सटिंग्विशर का यही कॉन्सेप्ट है। इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी भी मैं बता दूं जो आप घर में आप ऐसे भी कर सकते हो तैयार। ये तो आप समझ गए कि सोडियम सल्फेट और वाटर या पोटासियम सल्फेट और वाटर क्या करता है, स्प्रेड कर जाता है उस सरफेस पे जहां पे आग लगी हुई होती है, और एयर से उस सरफेस का कनेक्शन को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से आग बुझने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका क्या काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में लगी हुई आग को बुझा देता है। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसी से रिलेटेड मैं एक और एक्टिविटी बता देता हूं, देखिएगा। आप करिए क्या कि एक बोतल ले लो, इस तरह से आप एक फायर एक्सटिंग्विशर का मॉडल मैं बता रहा हूँ, ये मॉडल आप तैयार कर सकते हो। एक बॉटल ले लो और इस बॉटल में क्या करो, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब, छोटा वाला जो टेस्ट ट्यूब होता है वो टेस्ट ट्यूब डाल दो इस तरह से, ओके। और इस टेस्ट ट्यूब में डाल दो थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप इसमें डाल दीजिए। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डाल दीजिए क्या, सोडा, ये क्या बोलते हैं इसको, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। और इसमें एक आप पाइप लगा दीजिए, इस तरह से पाइप लगा दीजिए, ओके, प्रॉपर्ली पैक करके। अब आप क्या करो ना, इसको थोड़ा सा टिल्ट करो। जब इस बोतल को थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो क्या होगा, ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर गिरेगा, है ना। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो इस बोतल के जो कंटेनर के अंदर देखो ऐसे ड्रॉप कर जाएगा। और आप पाओगे क्या ना कि ये जो आप पाइप बाहर से निकाले हो, इस पाइप के थ्रू ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaHCO3 के साथ, और रिएक्ट करेगा NaHCO3 के साथ। उसके बाद क्या होगा, ये वही मैंने बताया ना कि Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या होगा, एकदम फॉग के रूप में, झाग के रूप में पूरा फैल जाएगा चारों तरफ, ओके। तो इस तरह से आग बुझाया जाता है। यही एक्टिविटीज है जिसके थ्रू आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आपका फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, क्या बोलते हैं इसको, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर,